अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कुछ अर्सा कबल हाकसार को इजिप्ट जाने का मौका मिला तो सोचा कि वहाँ कुछ सैर व तफरी भी की, तो सोचा कि आपको भी इसमें शामिल करते हैं। तो इजिप्ट के हवाले से अगर आप देखें, इजिप्ट का अगर नक्शा आपने देखा हो तो इजिप्ट के ऊपर वाली साइड पे यानी कि इजिप्ट की नॉर्दर्न साइड है वो टुवर्ड्स यूरोप है, यानी ग्रीस को सामने है, और उसकी जो ईस्टर्न साइड है उसकी तरफ इसराइल का बॉर्डर और जॉर्डन का बॉर्डर और थोड़ा सा सऊदी अरब का बॉर्डर भी इसको मिलता है। और इसकी जो वेस्टर्न साइड है वहाँ लीबिया है, और जो सदर्न बॉर्डर है इसका जो नीचे वाली तरफ है उसका बॉर्डर इसका सूडान की तरफ लगता है। ये तो इसकी, और ये अफ्रीका का जो है वो कॉर्नर है, और इसको एंट्रेंस ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है क्योंकि ये उसके कॉर्नर पे है, और इसकी तरफ से जो सी रूट है वो यूरोप का इसके साथ से गुजरता है। जो पनामा कैनाल है वो भी इजिप्ट में है, तो इसलिए इजिप्ट जो है एक बड़ी अहमियत का हामिल है, स्ट्रेटजिकली भी और जियो पोलिटिकली भी। तो नाज़रीन, हम दुबई से जा रहा था, तो दुबई से एमिरेट्स का जहाज़ था A380, बहुत बड़ा जहाज़ होता है, ये सबसे बड़ा जहाज़ है अभी तक का, और एमिरेट्स के पास आई बिलीव दुनिया के 50% से ज़्यादा जो A380s हैं वो एमिरेट्स के पास हैं। और वहाँ पर हम पहुँचे कायरो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट था, और पहली चीज़ जो मैंने नोटिस की एयरपोर्ट पे वो ये थी कि वहाँ पर इमिग्रेशन पर कैमरास नहीं थे। तो ये मेरे लिए एक नई चीज़ थी। जैसे पाकिस्तान में या किसी भी जगह जाते हैं, या यूएई में और सऊदी अरब में, जिन मुल्कों में जाने का इत्तेफाक हुआ, कहीं भी जाते हैं तो इमिग्रेशन काउंटर पे आपको कैमरास मिलते हैं, ये नहीं थे वहाँ पे। खैर, वहाँ से निकल कर स्टे जो था मेरा वो था JW मैरियट होटल, रिंग रोड पर वाक़ है इजिप्ट में, और 5 स्टार होटल था, और ये वन ऑफ द एक्सपेंसिव होटल्स ऑफ इजिप्ट था। अक्सर को यहाँ पर ठहरने का मौका मिला, और ये कुछ इसकी तस्वीर है। और आए आपको फिर इसके बाद इसका हम टूर करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए जी, मैं ना आपको एक टूर करवाता हूँ होटल का। ये भी ना मैं आया हूँ 4th फ्लोर पे, और ये इसकी लॉबी है जो ना 3rd फ्लोर पे है। तो वो आप देख सकते हैं वो कोने में जहाँ पे वो रिसेप्शन है, जहाँ पे ये लोगों को रिसीव करते हैं। और ये जो है ना, ये नीचे ये रेस्टोरेंट है 2nd फ्लोर पे। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेस्टोरेंट्स हैं, और ये 2nd फ्लोर पे है। तो हम चलते हैं अपने कमरे की तरफ। सो इट्स तो हम चले हैं कमरे की तरफ। हमारा कमरा है जी 4206। सो लेट्स गो टू 4206। ओके, so this is our room, this is our key, so we'll put the key here and open the door. Here comes the room. लेकिन दरवाज़ा बंद हो गया है। अभी हम आपको ना विज़िट कराते। सबसे पहले ये देखें, ये जो वेलकम के लिए चीज़ें रखी हुई हैं इन्होंने, इसमें थोड़ा सा है, क्या है, पानी है, चाय का सामान है, और ये है यहाँ पे आई थिंक इट्स फॉर शुगर, यू कैन पुट शुगर इन इट। और ये थोड़े बहुत कप ग्लास रखे हुए इन्होंने। और ये हैं हम। तो एंटर होते साथ ही वॉशरूम है। तो ये देखिए, ये जनाब इन्होंने ना कोई मूर्ति नहाने वाला यहाँ पर टब लगाया हुआ है। और ये जो है ना, ये इन्होंने छोटी सी शीशे की अलमारी बनाई है कि आप इसके अंदर खड़े होकर तो नहा लें। इस साइड पे जो है, ये सामने अपना वो है वॉशरूम, वो वॉशरूम कह रहा हूँ शीशा। इस साइड पे ये कमोड लगा हुआ है, और ये जो है ना इस तरह की फनकारियाँ लगाई हुई इन्होंने। तो आप थोड़ा सा अंदर चलें तो ये क्लोजेट्स हैं। क्लोजेट्स में लाइक इस तरह की चीज़ें लटक रही हैं, और इस साइड पे भी कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं। इस साइड पे भी एक सेफ वगैरह है और कोट वगैरह पड़े हैं। तो बंद करते हैं, हम आते हैं अंदर। तो ये है डबल बेडरूम,
और ये है इस्त्री वाला मेज़, और ये 2 डबल बेडरूम है, 2 डबल बेड हैं, और ये एक बड़ा टीवी। और अगर आप आगे जाएं तो ये जो है ना, ये आराम कुर्सी, और ये जो है ये आपका रेगुलर टेबल काम शाम करने के लिए, और इधर भी ग्लास लगा हुआ है। सबसे मज़ेदार चीज़ जो है वो ये है व्यू। लेट्स ओपन द डोर एंड गो आउटसाइड। ओह वाओ, नहीं जी, ये है इसकी बालकनी, और हेयर यू कैन सी द होटल इटसेल्फ। तो ये सामने जो है ना, ये जो सामने नज़र आ रहा है ना, ये आपको ये सारा न्यू इजिप्ट है, और न्यू इजिप्ट नहीं, न्यू कायरो। तो ये सारा नया बना हुआ है। और गोल्फ है, गोल्फ का ग्राउंड है सामने, लेकिन पता नहीं यहाँ कोई खेलता भी है कि नहीं। बहरहाल यहाँ पे मौसम अच्छा हो गया, हवा शवा चल रही होती है। तो ये जो था जी, आपको एक छोटा सा होटल का टूर कराया मैंने आपको। और यहाँ नाज़रीन सारा दिन का, क्योंकि मैं आगे आके सो गया, और उसके बाद खाने के लिए, क्योंकि रिंग रोड पे वाक़ है, तो यहाँ पर कोई आसपास खाने पीने के लिए आप ऑर्डर या इस तरह बाहर जाके नहीं जा सकते थे। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन थी कि आप जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर JW मैरियट के अंदर, वहाँ से कुछ खा लें। तो मुझे जो चीज़ समझ आई वो एक प्लेटियो रेस्टोरेंट था, इटालियन रेस्टोरेंट था। और यहाँ पर मेन्यू में जो चीज़ें मुझे इसके बाद, वैसे तो सारी चीज़ें मुझे समझ नहीं आई, एक डिश में चिकन का आइटम था, तो मैंने कहा ये मंगवाते हैं। तो ये इसका नाम था चिकन कोटलेटा, और ये बड़े ज़बरदस्त चिकन के पीसीस थे, और इंतहाई ज़बरदस्त तरीके से इसको मैरिनेट किया हुआ था। इसके साथ सॉसेस थी, वो बहुत मज़ेदार। और इसके अलावा यानी कि ये पैसे पूरे हो गए। अगली सुबह हमारा प्लान बना जाने का पिरामिड्स। ज़ाहिर बात है, आप बंदा मिस्र जाए और पिरामिड्स ना देखे तो ये मिस्र के साथ भी ज़्यादती है और अपने साथ भी ज़्यादती है। तो इस नक्शे में आप देख सकते हैं कि हम ठहरे कहाँ हुए थे और पिरामिड्स कहाँ पर हैं। तो ये तकरीबन इतना बड़ा शहर था, पूरा शहर घूम के आपको बिल्कुल दूसरी तरफ जाना पड़ता है। और ये जो पिरामिड्स हैं, वैसे जो आपको तस्वीरों में आराम में या हम टीवी डॉक्यूमेंट्रीज़ में देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये बड़े दूर है। तो लेकिन अगर आप इस तस्वीर में देखें तो आपको नज़र आएगा ये बिल्कुल आबादी के बहुत करीब हैं। तो मैंने क्योंकि एक टैक्सी बुक करवाई थी, तो ये तकरीबन हमें 1.25 घंटा लगा इस तरफ से JW मैरियट से ग़िज़ा के पिरामिड्स तक जाने के लिए। और जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, इसकी जो टिकट है वो उसके रेट्स डिफरेंट हैं। फॉरेनर्स के लिए थोड़ी सी प्राइसिंग ज़्यादा है, जैसे 200 इजिप्शियन पाउंड्स इसकी प्राइस थी, और जो लोकल्स होते हैं उनके लिए प्राइस आई थिंक 40 या 50 इजिप्शियन पाउंड्स थी। और ये देखें, और ये तकरीबन इसकी हाइट जो है 400-500 मीटर होती है, दोनों पिरामिड्स की जो पिरामिड्स हैं। और आपको देखें इसमें जब आप इसकी सिमेट्री देखते हैं ना, दूर से वैसे लगता है जैसे ये बड़ी इसकी, अगर क्योंकि आप करीब से देखें तो पत्थर बिल्कुल रैंडम आपको नज़र आएंगे, लेकिन अगर आप इसकी साइडें देखें तो ये इतनी ज़बरदस्त सिमेट्री है इनमें कि इंसान दंग रह जाता है कि ये इन्होंने कैसे मैनेज किया होगा। और ये वाहिद एक इंसान की बनाई हुई इमारत है जो 5000 साल से हर चीज़ बर्दाश्त की है। और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा काफ़ी रश भी होता है, लोग आए हुए हैं, लोग ऊपर चढ़े हुए हैं, नीचे जा रहे हैं, और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप सोचो किसी बिल्डिंग को बगैर मेंटेनेंस के इस तरह लोगों के रहम करम को छोड़ दें तो क्या होता है। इसके नीचे अगर आप देखें तो ये जो है ये इसकी वो है, इसके अंदर जाने का रास्ता है, यहाँ से आप अंदर भी जा सकते हैं। और अंदर मैं नहीं गया था, अंदर जाने के अलग से चार्जेस होते हैं। तो उसके अंदर थोड़ी सी राहदारियाँ बनी हुई हैं, ऊपर जाकर देख सकते हैं कि जो भी तक चैम्बर्स इन्होंने खोले हैं वहाँ तक जाने का रास्ता है। और ये बिल्कुल दरमियान से 2 पिरामिड्स के दरमियान से सड़क निकाली हुई है। इसके एक तरफ भी पिरामिड है, दूसरी तरफ भी पिरामिड है। और ये वाला जो पिरामिड है ये किंग कूफू का है, और ये इस लेफ़्ट साइड पे जो पिरामिड है ये किंग कूफू के वालिद जो थे जो उनका है। और तकरीबन दोनों की हाइट सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस 10 मीटर का डिफरेंस है। जो आपको सेंटर में नज़र आ रहा है ये पिरामिड 10 मीटर छोटा है, जो फर्स्ट पे बना हुआ है वो 10 मीटर बड़ा है। लेकिन इसकी जो एंगल है वो इस तरह से बना हुआ है कि आपको जो सेंटर वाला पिरामिड है
वो बड़ा नज़र आता है और जो साइड वाला पिरामिड है वो छोटा नज़र आता है, ठीक है। और जो एक्चुअली हुआ क्या था कि जैसे जो वहाँ पर मौजूद होते हैं गाइड्स होते हैं वो बताते हैं कि जो सेंटर वाला पिरामिड है ये बाद में बना, तो इस वक्त इसके ज़्यादा ही वॉज मोर फाइनेंशियली स्टेबल। तो उसने कहा कि मेरा जो पिरामिड है वो मेरे जो वालिद हैं उनसे बड़ा होना चाहिए। तो लोगों ने समझाया कि नहीं, एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट भी होना चाहिए। तो उसने इसका एंगल ऐसा चूज़ किया कि ये थोड़ा हाइट पे बनाया गया, लेकिन इसकी जो हाइट पिरामिड्स की जो स्ट्रक्चर की हाइट है वो पहले पिरामिड से 10 मीटर छोटी है। लेकिन वो ही वॉज़ वेरी स्मार्ट कि उसने ऐसा डिसीजन किया कि वो देखने में कहीं से भी आप देखेंगे तो आपको जो सेंटर वाला पिरामिड है वो आपको बड़ा लगेगा पहले वाले पिरामिड से, हालांकि ऐसा नहीं है। और जो छोटा पिरामिड, जो तीसरा पिरामिड है, वो इसके बेटे का था, यानी कि जो सेंटर किंग कुफू के बेटे का। तो वो उस वक़्त ज़रा माली हालात इतने अच्छे नहीं रहे थे तब तक इकॉनमी के, तो उसने इतनी ज़्यादा अमाउंट स्पेंड नहीं की हुई, तो उसका बिल्कुल ही छोटा सा पिरामिड है। और मौसम बड़ा ज़बरदस्त था। और आप देखें यहाँ पर मुख्तलिफ एंगल से ली गई हैं ये तस्वीरें, तो आपको कहीं से भी सेंटर वाला पिरामिड जो है वो छोटा नहीं लग रहा, हालांकि सेंटर वाला पिरामिड उसके पीछे वाले पिरामिड से छोटा है। और नाज़रीन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको कैमल राइड्स भी मिलती हैं, वहाँ पर लोकल्स मौजूद होते हैं, अपने ऊँट लेके घूम रहे होते हैं। और उसके आसपास अच्छा ऐसा कोई वो नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई खारदार तारें नहीं लगाई हुई, कोई दीवारें नहीं बनाई हुई, आप फ्रीली वहाँ पे घूम सकते हैं, आ जा सकते हैं। तो क्योंकि मेरा जाने से पहले ये था कि क्योंकि इतनी इम्पोर्टेंट साइट है और पूरी दुनिया से लोग वहाँ आते हैं, उसको देखने जाते हैं, तो शायद आसपास जंगले लगाए हों, कोई रास्ते बनाए हों, कोई रिस्ट्रिक्टिव एरियाज़ हों कोई, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने अभी तक उसको उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में उसको छोड़ा हुआ है। तो आप ऊँट पे जब बैठते हैं तो वो आपको पिरामिड्स के बिल्कुल करीब से ले जाते हैं और दूर भी ले जाते हैं ताकि आप तस्वीरें खिंचवा सकें। तो ये पॉइंट वो था जहाँ पर आप जाके अपनी तस्वीरें खिंचवा सकते हैं। और उसने खुद बताया कि मैं यहाँ पे ऊँट खड़ा करूँगा और आप जो है वो ऐसे ऐसे जो है वो तस्वीरें खींच सकते हैं। तो ये कुछ तस्वीरें जो गाइड था मेरा उसने खींची। तो ये देखिए, ये अब जा रहे हैं पिरामिड्स की तरफ और हवा आपको महसूस हो रही होगी पीछे चलती हुई। और ये जो छोटे पिरामिड्स हैं, ये इसकी ये जो तीसरा पिरामिड है ना, इसकी बीवियों के हैं। तो अब उसने कहा, उनकी बीवियों ने भी कहा भाई तुम अपना पिरामिड्स बनवा रहे हो तो हमारे भी बनवा दो। तो ये छोटे छोटे पिरामिड्स हैं, ये उसकी 3 बीवियों के हैं। और ये एक जो तस्वीर है ना, ये गाइड ने कहा था कि ये तो भाई मस्ट होती है, जब भी अगर आप पिरामिड्स पे आ रहे हैं और ये तस्वीर ना खिंचवाएं तो ज़्यादती होगी। और ये है स्फिंक्स, ये जो शेर नुमा एक मुजस्मा बना हुआ है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये जब शहर की एंट्रेंस थी इस तरफ से, तो तो उसको जो फ़ेरो था उसने ये डिसाइड किया ताकि एक हैबत कायम हो, जब एक इंसान जो है जब कोई शहर में दाखिल होगा तो इस तरफ से होता था। तो उसने बिल्कुल पिरामिड के सामने ये एक स्ट्रक्चर बनवाया है और ये स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है और ये दुनिया का वाहिद नहीं, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल स्टोन मेड स्ट्रक्चर है, यानी इसमें कोई जोड़ नहीं है। और ये आई थिंक 160 मीटर, यानी फुटबॉल 1.5 फुटबॉल ग्राउंड या 2 फुटबॉल ग्राउंड्स के आसपास लेंथ है इसकी, इतना बड़ा स्ट्रक्चर था ये। तो नाज़रीन ये जो है ना, ये तस्वीर गाइड ने खींची। वो कहता है कि आप स्फिंक्स विज़िट करें और ये तस्वीर ना हो तो कैसे हो सकता है। उसने कहा मुझे आप अपना मोबाइल दें, मैं जैसे कहूँगा आपने वैसे करना है। तो उसने क्या किया, पता नहीं उसने क्या पैनोरामा तस्वीर खींची उसने, और पहले उसने कहा कि आप एक पिलर के पीछे से छुप कर देखें और फिर जैसे मैं कहूँगा आपने भाग के जाना दूसरी तरफ और उसी पिलर की तरफ इशारा करके हंसना, ये देखो। तो मैंने ऐसे ही किया और उसके बाद जब उसने मुझे तस्वीर दिखाई तो मैंने कहा भाई क्या बात है। और वो अच्छा है, गाइड अच्छा था और मज़ा आया उसके साथ। तो ये अच्छा, इसके बाद अब हम चलेंगे म्यूज़ियम की तरफ। म्यूज़ियम जो है वो अभी इन्होंने लेटेस्ट बनाया है और इसका नाम है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगेन गिज़ा से वापसी की तरफ तकरीबन वापसी तो नहीं, लेकिन हमें दरियाए नील जो है क्रॉस करना पड़ेगा दूसरी तरफ जाने के लिए। तो म्यूज़ियम ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन एक नया म्यूज़ियम बनाया है। और अभी कुछ अर्सा पहले इन्होंने इजिप्ट गवर्नमेंट ने एक परेड का गोल्डन परेड नाम रखा था उसका, और उस परेड में सारी जो रॉयल ममीज़ थी वो पुराने म्यूज़ियम से पूरे शान व शौकत के साथ
नए म्यूज़ियम यानी इस म्यूज़ियम में NMEC नेशनल म्यूज़ियम ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन में इन्होंने ट्रांसफ़र की थी। तो हम आपको इसका विज़िट करवाते हैं। इसकी एंट्री में आपको इसकी एंट्री भी 200 इजिप्शियन पाउंड थी और अगेन फॉरेनर्स के लिए थोड़ा सा रेट ज़्यादा था। ये इसके बाहर के बिल्कुल मनाज़र है, देखें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। वहाँ पर हवा अच्छी चल रही है, मौसम अच्छा है, पानी, फैमिलीज़, बच्चे सारे आए हुए हैं। और इसका अच्छा इस तरह से है कि एक राउंड में यहाँ पर आपको मिलती हैं मतलब हिस्ट्री और जो आर्ट यानी कि जो इन्होंने एलिमेंट्स जो आइटम्स रखे हुए हैं वो हिस्ट्री के हिसाब से रखे हुए हैं। यानी कि अगर आप राइट साइड से शुरू होकर लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो राइट साइड इज़ द स्टार्ट ऑफ द हिस्ट्री और बिल्कुल एंड में जाएंगे तो रीसेंट हिस्ट्री की तरफ आप मूव कर रहे होंगे। तो ये देखें आम घूम रही है यहाँ पे। तो इसके बाद हम आप स्टार्ट करते हैं। ये मुजस्मा है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये उनके मुताबिक 35,000 साल पहले, और ये दुनिया का कहते हैं पहला मुजस्मा है, यानी कि जो अभी तक इनको मिला है किसी को भी। तो ये यहाँ पर प्रिजर्व है। उसके बाद ये जो है कुछ टूल्स जो उस वक्त खेती बाड़ी के लिए यूज़ होते थे, अभी भी देखें कैयाँ और हमारी जो चीज़ें हैं वो इसी तरह की होती हैं। और इसके अलावा जब भी कोई वो होता था किंग होता था या कोई इम्पोर्टेंट पर्सन होता था उसकी एक वो बना लेते थे सिंबल जो था उसका, उसको एक अब ये ब्लैक ग्रेफाइट है, ग्रेनाइट सॉरी ब्लैक ग्रेनाइट है और इतना सख्त पत्थर होता है ये, और इसको तराश कर इसको शाइन करके रखते थे और ये एक शान व शौकत की अलामत हुआ करता था। यहाँ पर आपको कुछ नज़र आ रहे हैं कि इन्होंने वो कुछ पुराने डिपिक्ट की हुई हैं चीज़ें कि किस तरह लोग रहते थे और किस तरह का माहौल होता था घरों का। यहाँ पर आगे देखें तो रॉयल इंसिग्निया मतलब रॉयल कुछ चीज़ें जो सिंबल्स थे, जैसे ये एक सिंबल ऑफ ये जो हाथ ये जो आपको नज़र आ रहा है ब्लू कलर के, ये सिंबल ऑफ लाइफ था। और इसके अलावा और बहुत सारी जो एलिमेंट्स हैं ये वो हैं जो बादशाह जो है वो अपनी ताकत इस्तेमाल करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की औज़ार मुख्तलिफ़ किस्म के सिंबल्स जो थे वो उनको यूज़ करते थे। ये मुजस्मा है एक आर्किटेक्ट का, और आर्किटेक्ट को अगर आप इजिप्शियन हिस्ट्री देखें तो आर्किटेक्ट्स को बहुत ज़्यादा वो इज़्ज़त वाला मुकाम दिया जाता था, और ये इनके वन ऑफ द चीफ आर्किटेक्ट्स में से एक है। और उसका भी मुजस्मा यहाँ पर मौजूद था और उसके औज़ार देखें जो मेजरमेंट के वो मौजूद हैं। ये इसके बाद प्रोटेक्टिव गॉडेसेस मतलब जो रखवाली करने वाली इनकी जो थी खुदा थे वो उनके मुजस्मे बनाए हुए हैं। और इट्स अ रॉयल चेयर, ये किसी क्वीन की चेयर इनको मिली वो रखी हुई है। एंड दिस इज़ क्वीन किंग टुटमोस III। इसके बारे में कहा जाता है कि ये एशियंट इजिप्ट का बड़ा ताकतवर बादशाह था, और इसकी जो स्पेशलिटी थी वो थी आर्ट, वो थी वॉरफेयर, मतलब जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसमें मॉडर्न वॉरफेयर, एशियंट वॉरफेयर, और जो जंगी हिकमत अमली और इस तरह की चीज़ें, और इजिप्ट को मजबूत करने में इसका बड़ा हाथ था। इट्स वन ऑफ द कॉफन्स मतलब रॉयल कॉफन, रॉयल मम्मीज़ जो थी वो बड़ी शान और शौकत के साथ लकड़ी के ताबूत में, और अंदर एक और ताबूत होता था उसके अंदर रखते थे। और आप देखें ये हज़ारों साल गुजरने के बाद भी जो कलर्स इस्तेमाल हुए हुए हैं इस ताबूत के ऊपर वो ख़राब नहीं हुए, पता नहीं कौन से कलर ये लोग कैसे यूज़ करते थे। और ये कुछ रॉयल फर्नीचर, इसमें कुर्सियाँ वगैरह और इस तरह की चीज़ें हैं। और यह है प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर, आप देख रहे हैं ऊपर एक बादशाह और उसके साथ दो और जो है खुदा खड़े हुए हैं और उसके ऊपर पानी डाल रहे हैं। इसको प्योरीफिकेशन बाय विद वाटर एक एंशियंट इनकी इजिप्शियंस की टर्म थी। और ये देखें, ये यहाँ पर देखें म्यूज़िक जो है वो देखें रोज़े अव्वल से इंसान के साथ चलता आ रहा है। तो इजिप्शियन जो हिस्ट्री 5,000 साल पहले भी लोग म्यूज़िक इंजॉय करते थे, और ये उनके कुछ टूल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये मेजरमेंट टूल देखें, फुट्टा जिस तरह आजकल होता है हमारा, और ये पत्थर का बना हुआ है ग्रेफाइट का, इतना सख्त, और इस पर आप हैरान होंगे, बहुत बारीक मेजरमेंट और उसके ऊपर जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स हैं वो लिखे हुए हैं। और मुझे एक चीज़ जिस चीज़ से हैरानी होती है वो ये होती है कि यहाँ पर तो कोई, और वो ये है कि इसके ऊपर आप कोई गलती का चांस नहीं होता था,
मतलब अगर पत्थर पे आप इतनी बारीक मेजरमेंट लिख रहे हैं तो आपसे गलती भी हो सकती है, लेकिन इसके ऊपर कोई गलती आपको नज़र नहीं आएगी। इसके बाद ये देखिए, ये कुछ वो हैं मादनियात हैं, पत्थर हैं जो उस वक़्त मुख्तलिफ़ इमारतों में मुख्तलिफ़ जो कंस्ट्रक्शन के काम होते थे वो यूज़ होते हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ आगे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको सिक्के नज़र आएंगे जो पुराने वक्तों में इस्तेमाल करते थे। उसके बाद ये मज़ीद आहिस्ता आहिस्ता अब करीब आ रहे हैं, मॉडर्न दौर की तरफ आ रहे हैं, जहाँ पर पेपर जो था वो उसका इस्तेमाल शुरू हो गया, राइटिंग का इस्तेमाल शुरू हो गया, और राइटिंग में डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल शुरू हो गया। तो यहाँ पर अभी हम आपको दिखाते हैं कि ये पेपर बनता कैसे था, क्योंकि ये पेपर बनता था प्लांट की जो प्लांट होता है उसकी जो शाखें होती हैं उससे। तो वो मैं एक जगह गया, एक म्यूज़ियम के साथ एक जगह थी, वहाँ पर मैंने एक पेपर बनते हुए देखा। तो ये पेपर की खासियत ये थी कि ये पेपर हज़ारों साल से पड़ा हुआ है, लेकिन ये डीकम्पोज नहीं होता और ये ख़राब नहीं होता, और ये किस तरह से बनता था तो आपको भी दिखाते हैं। So we suppose we are making a little size like that. Look at this. We have two parts, the green and the inner white one. In ancient time, we using the green for making hats, mats, baskets, sandals from this green cover. Why? That green ones, it's very flexible and also very strong. Can you cut? Try to pull. Come on, show me your muscles. No muscles? You hear about the story about our prophet Moses. Yes. When he was a baby and his mother made the basket. The basket of the prophet is made out of this, the green one. So it's grow here in Cairo? Yes. And yes, in ancient time it just grows naturally around the banks of the river Nile. Now because we have a problem about water, that's why it's farmed. Okay. We just use this inner part for making paper, so we cut it in fine slices like that. These slices has a lot of water, so easy to break. I can't make paper, it will be very weak. Yes. We have to get the water out using the hammer. Okay. And also with the rolling pin. See? Now it's more flexible and also more stronger than the cord. It's available now to make paper out of this one now. But it still contains a little amount of sugar. That's why we have to soak it in fresh water for 6 days. Every day we have to change the water. After 6 days in water, the color changes to be yellow like this color. After 12 days in water, the color be dark or brown, like the one behind you. But they are the same quality, the light or the darker ones. After 6 days in water, we put the slice between two pieces of carpets, one in horizontal, one in vertical lines, like weaving. See? When we complete all the stuff, we cover it and then we leave it under press, also for another 6 days. 6 days in water, 6 days under the press. In ancient time, we using the heavy stones or rocks instead of that. 6 days and 6 days. So this is the final razor, very stronger one. Just under the press, 6 days stuck together without any addition. Okay. Sir, if we put this one under source of the light, put it under the light, you can see the slices two direction, the horizontal and the vertical lines. Yes. It's exactly what I'm doing now, and you see the difference between original ones or not original. Unfortunately, we have here in the streets around the pyramid, around Egyptian museum, not original ones. That fake one in the street don't made from papyrus, it made from banana leaves, banana leaves. Yes. How you can make the difference? How you can tell? Original ones you have to find two direction, the horizontal and the vertically. Original ones we can roll it up from any side. I roll it from here. We can roll it from the other way. Original one has the ability to absorb any kind of colors. We can use watercolor, acrylic pen, pencil. Just no like problem, only but the anyone. kind of Okay. colors. The last and the important difference for original ones, it's a waterproof. Touch it from the underneath. If it wet, No. even we can wash it. So when we're painting, if we make a mistake, we can wash it to clean it off, and then we can use it again. We just leave it under the sun, it will dry, and then we can use it one more time. But this cannot be done with the banana paper. See? Yeah. Still is true. चलें जी, हम वापस आते देखते हैं। यहाँ पर आपको एक नज़र आ रहा है कॉफ़िन, और गोल्ड का बना हुआ है ये ताबूत। इसके अंदर ये कहा जाता है किसी का प्रीस्ट था, एक गॉड का, उसका मुजस्मा है। और ये पुराने ज़माने में जो कपड़े थे उसका एक नमूना आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद ये जो है ये क्या है, ये तो वो है बाइबल।
बाइबल रखने की प्लेस इसको कहा जाता है। और ये आपको एक बाइबल का ओल्ड बाइबल का आपको एक नमूना भी यहाँ पर पड़ा हुआ नज़र आ रहा है। और आगे ये आपके तौरात के केसेस, जिसको वो क्या करते थे, लिख के फोल्ड करके इनके अंदर रखते थे और इनको बड़ी खूबसूरती से आरास्ता किया करते थे। यहाँ पर इनको तौरा केसेस कहते हैं। और यहाँ पर आपको कुछ सैंपल्स जो हैं वो तौरात के पेजेस के वो भी नज़र आ रहे हैं। और ये देखें नाज़रीन, ये जो इजिप्शियन थे, ओल्ड इजिप्शियन, वो एस्ट्रोनॉमी में भी बड़े ज़बरदस्त मकाम रखते थे। जैसे कि हमें पता है पिरामिड्स में भी उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। तो जो कुछ टूल्स हैं जिसको एस्ट्रोबल कहते हैं, और इसके अंदर ये हिस्सा है। इसके अलावा ये कुछ और इसके एलिमेंट्स हैं। तो ज़बरदस्त हो गया। उसके बाद ये बिल्कुल मॉडर्न दौर के ये हैं जी मोहम्मद तलात पाशा साहब। इनको ये बैंकर थे बेसिकली, और इनको कहा जाता है कि मॉडर्न इजिप्ट यानी बैंक मिस्र, पहला बैंक जो है जिसमें इजिप्शियन की शेयर होल्डिंग थी, सबसे पहला बैंक, वो उसकी बुनियाद जो है वो इन्होंने रखी और आगाज़ किया। तो बिल्कुल मॉडर्न इजिप्ट की तरफ आप आ गए हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है पहले जो, क्योंकि आपको पता है जैसे इजिप्शियन कॉटन जो है वो बड़ी मशहूर है, तो पहले जो गुलाफ़े काबा था वो पहले इजिप्ट से जाया करता था। तो आई थिंक 80s 90s तक इजिप्ट से जाया करता था। उसके बाद फिर उन्होंने वहीं पर बनाना शुरू कर दिया था। अच्छा, उसके बाद नाजरीन जो एक और सेक्शन इस म्यूज़ियम में है वो है रॉयल ममीज़। ये बेसमेंट में है। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो को शुरू में बताया था कि ये द फ़ैरोज़ गोल्डन परेड इजिप्ट ने अरेंज की थी, जिसमें सारी ममीज़ को पुराने म्यूज़ियम से नए म्यूज़ियम में पूरी शान और शौकत के साथ लेके आया गया था। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर जो है वीडियोग्राफी की इजाज़त नहीं है, तो कोई तस्वीर वगैरह आपको नहीं खींच सकते। लेकिन जब आप एंटर होते हैं तो आपको कुछ चीज़ें जैसे रॉयल ममीज़ की जो ममीफिकेशन थी वो कैसे होती है उसका प्रोसेस दीवार पे आवेदन किया हुआ है। और हर जितनी भी ममीज़ वहाँ पे अवेलेबल हैं उनके आईडी कार्ड्स लगे हुए, यानी कि इसका नाम क्या था, किस डायनेस्टी का था, और इसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह और सारा कुछ। एक जो है तस्वीर वो आपको दिखा देते हैं। ये हैं जी रामसेस द सेकंड। ये वो फ़िरौन है जिसके बारे में कहा जाता है कि जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कन्फ्रंट किया था। और इसकी मम्मी देखें, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वादे के मुताबिक इसका जिस्म जो है वो आज तक महफूज है, और आने वाले सारे अंबिया के दुश्मनों के लिए एक इबरत का निशान अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए इसको बना कर रखा हुआ है। तो नाज़रीन, इसी के साथ हमारा ये आज का सफ़र अख्ताम पज़ीर होता है। और इंशाल्लाह आपको अगले पार्ट्स जो हैं जिसमें हमने इजिप्ट के बाकी शहर भी विज़िट किए उसमें भी आपको शामिल करेंगे। तो इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।